हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके राजन सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 2016 से 2022 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और 2016 से 2022 तक के सभी पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, राइट ए कंपोजिशन ऑन कोविड-19 अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड में आप लोगों को लिखना है कोविड-19 के बारे में, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा परिचित हो और इसको सभी लोगों ने झेला है और बहुत बड़ी ये जो हम लोगों के सामने आई थी, एक बहुत गंभीर समस्या आई थी। इसमें बहुत से लोगों की जान गई है ना, और बहुत से लोग बचे, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ, वो लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों ने प्रॉब्लम्स को फेस किया है ना। तो चलते हैं, देख लेते हैं। इस पे 50 वर्ड्स लिखने हैं, आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि सब लोगों ने झेला है ना। COVID-19 is one of the most dangerous diseases of 21st century. COVID-19 21वीं सदी की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। It is an epidemic and has taken the lives of millions of people all around the world. और देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक महामारी है जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली है। और इंडिया इज ऑल्सो इफेक्टेड बाई दिस डिसीजेस, भारत भी इस बीमारी से प्रभावित है। नो कंट्री इज लेफ्ट अनअफेक्टेड बाई दिस एपिडेमिक, इस महामारी से कोई भी देश अछूता नहीं बचा है। इट इज इनक्यूरेबल एज नो इफेक्टिव रेमेडी फॉर इट्स क्योर हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, यह लाइलाज है क्योंकि आज तक इसके इलाज का कोई कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका है। द डिसीज क्यूसेस फीवर एंड कफ एंड डैमेजेस लंग एंड लीवर बियॉन्ड कंट्रोल, यह रोग बुखार और खांसी का कारण बनता है और फेफड़ों और यकृत को नियंत्रण से यानी उससे नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर आप लोग 50 वर्ड्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब देख लेते हैं ट्रांसलेशन मेथड। अंग्रेजी अनुवाद करते समय अति महत्वपूर्ण बात है कि शब्द ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और शब्दों की स्पेलिंग का ठीक ज्ञान होना चाहिए। इज, आर, एम, वाज, वेयर मूल क्रिया बी होती है। प्रेजेंट टेंस में बी का स्वरूप क्या हो जाता है, तो इज, आर और एम। ये कब यूज होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट है ना। ही हो जाता है आपका, शी हो जाता है और इट हो जाता है। या एक वचन करता, क्या, तो एक वचन करता हो जाता है, तो इसके साथ में क्या यूज करते हैं, तो इज यूज करते हैं। अब आपका हो जाता है यू, वी, दे, ये सब हो जाते हैं और बहुवचन करता हो जाता है, तो इसके साथ में क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। उसके बाद अगर एम की बात की जाए तो आई के साथ एम का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए एम कहाँ पे यूज होता है, तो आई के साथ एम का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। पास्ट टेंस में बी का स्वरूप क्या हो जाता है, बी का स्वरूप वाज या वेयर हो जाता है। वाज किस में यूज किया जाता है, जैसे वही चीज ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ तो वाज का यूज करेंगे। यू, वी, दे बहुवचन कर्ता के साथ तो वेयर का यूज करेंगे। फिर आपका फ्यूचर टेंस में बी का स्वरूप क्या हो जाता है, विल बी अथवा शैल बी। तो विल बी कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ है ना, और शैल बहुवचन कर्ता के साथ, और यू, वी, दे यहां तक आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इस का अर्थ क्या है, इस का अर्थ है या होता है। आर का अर्थ क्या है मतलब क्या है, कई चीजें होती हैं तभी तो हम कहते हैं वो हैं, और एक है तो वो है
है ना, तो बहुवचन करता। और एम का अर्थ क्या होता है, हु होता है, तो आई के साथ एम का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, राजन इज क्लीवर, यानी राजन चालाक है। ही इज हियर टुडे, वह आज यहाँ है। उसके बाद है द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। फादर इज नॉट इन द ऑफिस एट दिस टाइम, पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारे पिताजी कौन है। यहाँ पर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब अफर्मेटिव किसे कहते हैं, तो अफर्मेटिव समझ लीजिए जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, ठीक है, नॉट का यूज नहीं होता है, प्लस जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी WH फैमिली का यूज नहीं होता है। या आपका क्या शब्द, यानी क्वेश्चन वाला कोई भी सेंटेंस नहीं होता, उसमें कोई वाक्य नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है, तो इंट्रोगेटिव। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि नेगेटिव में बनाए, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव कहते किसको है, नेगेटिव जिसमें नॉट होता है ना। और अफर्मेटिव बनाए, जब आपको पता ही नहीं कि अफर्मेटिव कहते किसको है, तो आप अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। या इंट्रोगेटिव है, तो जब आपको पता ही नहीं है कि इंट्रोगेटिव कहते किसको है, तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तुक्केबाजी तो यहाँ पे चलेगी नहीं, है ना, क्योंकि भाई एग्जाम है, बहुत सीरियस मैटर होता है, तो इसलिए यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि आपका हो जाता है जिसमें नॉट का यूज ना हो, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, कोई WH फैमिली का यूज नहीं करना है, वो सब क्या हो जाते हैं, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। और वो सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं। जैसे फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यानी फूल सुंदर होते हैं। देखिए इसमें ना तो नॉट का यूज है और ना क्वेश्चन मार्क है। योर ब्रदर इज लेजी, तुम्हारा भाई आलसी है, ठीक है ना, तो ये तो आपके अफर्मेटिव हो गए। उसके बाद नेगेटिव की बात कर ले, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है। एन फॉर नेगेटिव, हालांकि ये सब चीजें आप लोगों को आती है, बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारा तो देखिए काम ये है कि हमें तो आप लोगों को हर एक चीज बहुत ही बारीकी से बतानी है ना। तो यहाँ पे एन फॉर नो और एन फॉर नेगेटिव, है ना, नॉट नेगेटिव। फादर इज नॉट इज द ऑफिस एट दिस टाइम, पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। दे आर नेवर सो केयरलेस, वे इतने लापरवाह कभी नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए कभी नहीं है, तो इस तरह से नेवर मतलब कभी नहीं हो जाता है, नॉट मतलब नहीं हो जाता है। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे व्हाट, WHAT व्हाट, WHERE वेयर, यानी कहने का मतलब है WH फैमिली का यूज होना। या अगर क्या पहले है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। क्या में तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट डू डज है तो आप पहले लगा दें डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, इसी तरह से तो करते हैं ना। तो समझ लेते हैं यहाँ पे वेयर इज योर काउ, तुम्हारी गाय कहाँ है, तो कहाँ है, तो कहाँ है, कहाँ की पहले इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद है कहाँ है, वेयर इज योर काउ। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। अब देखिए यहाँ पे आपके हो जाते हैं सारे टेंस, ये आपके प्रेजेंट के हो जाते हैं। हमने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लिया है, उसके एग्जाम्पल्स भी समझ लिए हैं। अब आपका हो जाता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में वाज का अर्थ था, थी होता है, वेयर का अर्थ थे, थी होता है, यानी वाज कहाँ पे यूज होता है पास्ट में, तो जैसे ही हो जाता है, शी हो जाता है, इट हो जाता है, एक वचन करता, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, तो इसके साथ यूज करेंगे वाज। और जहाँ पे यू, वी, दे, यू, वी और दे ये सब हो जाते हैं, बहुवचन हो जाता है, यानी बहुवचन करता हो जाता है, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, तो हम वेयर का यूज करेंगे। और वेयर का मतलब थे, थी, यानी वो थे, यानी बहुत से लोग, थी, और वाज मतलब था, एक थी, है ना, ये चीज हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए अंडे सड़े हुए थे, आई द एग्स वेयर रॉटन, आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे, कल मैं बहुत व्यस्त था। वेयर यू एगर टू गो देयर, क्या आप वहां जाने को उत्सुक थे।
ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन वेयर नॉट श्योर, बाग के सब अंगूर खट्टे नहीं थे। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। विल बी का अर्थ होगा, होगी, होंगे, और शेल बी का अर्थ होगा, होऊंगा, होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शेल बी सक्सेसफुल, हम सफल होंगे। द स्काई विल नॉट बी क्लियर टुडे, आज आसमान साफ नहीं रहेगा। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अब इट का समझ लेते हैं प्रयोग कहाँ पे होता है। अंग्रेजी व्याकरण में इट का प्रयोग दो स्थानों पर आता है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में और नेचुरल इट के रूप में आता है। इट के प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये रमेश ही था जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। इट वाज रमेश हु स्टोल योर पर्स। दरवाजे पर कौन है? मैं हूँ राकेश। हु इज देयर एट द गेट? इट इज आई राकेश। अब हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाता है जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो इस अर्थ में यह मुख्य क्रिया होती है। इस प्रकार हैज या हैव सिंपल प्रेजेंट तथा हैड से सिंपल पास्ट बनता है। उसके पास दो कार हैं तो ही हैज टू कार्स, यानी उसके पास, है ना। और दो कार हैं तो ये किस में है? तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे तो उसके पास दो कार है। ही हैज टू कार्स, उसके पास 4 पेन हैं। ही हैज 4 पेन्स, मेरे पास एक बड़ा मकान है। आई शेल होगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? होगा, यानी फ्यूचर में होगा, है ना, अभी है नहीं, फ्यूचर में होगा। तो आई शेल हैव ए बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा मकान होगा। क्या राम के पास बांसुरी थी? तो हैड राम ए फ्लूट, उस दर्जी के पास कितने कपड़े थे? हाउ मेनी क्लोथ्स हैड दैट टेलर। तो यहाँ तक हो जाता है। अब उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें आपका हो जाता है वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इसमें हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। ही सैड इन्वर्टेड कॉमास आई एम गोइंग टू मुंबई, यहाँ वक्ता क्या है? यहाँ वक्ता ही हो जाता है। इनडायरेक्ट, इसमें हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। जैसे ही सैड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, तो इसमें आपका हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। राम सैड इन्वर्टेड कॉमास विल यू गिव मी योर पेन, यहाँ राम सेट रिपोर्टिंग वर्ब है। राम सेट क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। विल यू गिव मी योर पेन, ये क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर आदि शब्द लगाते हैं। काल टेंस सर्वनाम, प्रोनाउंस तथा समय या स्थिति के निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जब आप डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे तो आपको चीजें ऐसी मिलेंगी, ठीक है, इस तरह से, और आपको चेंज किस में करना है? इस तरह से। तो दिस मतलब क्या होता है? यह होता है, और इसको यह को किस में बदलना है? दैट, यानी वह। दैट मतलब क्या होता है? वह। और आपका दीज हो जाता है। दीज मतलब इन, और दोज वे, है ना। हेयर यानी यहाँ, और देयर यानी वहाँ। नाउ अब, देन तब, है ना। नाउ मतलब क्या होता है? तो अब होता है। देन क्या होता है? तो तब होता है। और टुडे, टुडे मतलब क्या होता है? आज। टुडे क्या होता है? तो आज। और टुडे के लिए क्या? दैट डे। दैट डे क्या, दैट डे का मतलब क्या होता है? उस दिन। दैट डे का मतलब क्या होता है? तो उस दिन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद टू नाइट, टू नाइट आज रात।
टू नाइट का मतलब क्या हो जाता है, आज रात, और उसके बाद टू नाइट, दैट नाइट, तो आज रात यानी उस रात, दैट नाइट यानी उस रात। उसके बाद लास्ट वीक ईयर, पिछला सप्ताह वर्ष, तो पिछला सप्ताह वर्ष ही इस तरह से लास्ट वीक ईयर, तो द प्रीवियस वीक ईयर हो जाता है, टुमारो हो जाता है कल, यानी टुमारो जो आने वाला होता है, द नेक्स्ट डे, है ना। उसके बाद एगो, एगो मतलब क्या होता है, तो पहले, और बिफोर का मतलब भी पहले, यस्टरडे यानी कल, यानी यस्टरडे में किस में यूज होता है, तो टुमारो कल के लिए जो आपका फ्यूचर होता है, लेकिन पास्ट में, है ना। तो यस्टरडे हमने ऐसा किया था, यस्टरडे हम करेंगे, है ना। यस्टरडे यानी आने वाला कल, यस्टरडे, टुमारो, जैसे टुमारो हो जाता है आपका जो आपका फ्यूचर में हो जाता है, और यस्टरडे यानी क्या हो जाता है, कल, है ना। और दैट डे बिफोर, तो कल, द नेक्स्ट वीक ईयर, अगले सप्ताह वर्ष, और द फॉलोइंग वीक ईयर, तो ये भी अगले सप्ताह वर्ष हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम सैड इन्वर्टेड कॉमास ही इज ए क्लर्क, तो राम ने कहा वह एक क्लर्क है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको देखिए चेंज इस तरह से करेंगे, राम सेड दैट, है ना, और ही इज ए क्लर्क, तो ही वाज ए क्लर्क, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है ना। राम ने कहा वो एक क्लर्क है, तो आप पढ़ते राम ने कहा कि वो एक क्लर्क है। आई सैड शी इज नॉट ए गुड प्लेयर्स, मैंने कहा वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है, तो इनडायरेक्ट आई सैड दैट शी वॉज नॉट ए गुड प्लेयर, ही सैड टू देम इन्वर्टेड कॉमास आई विल leave you now, indirect he told them that he would leave them then. Hari said to me are you reading a book, तो हरी asked me, said to को काहे में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए are you तो क्वेश्चन मार्क वाला है ना, यानी इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे हरी asked me if I was reading a book, she said to me inverted commas you do not Sohan, indirect she asked me whether I know Sohan, he said to me, और यहाँ पे where do you live, तो इसमें कैसे बदलेंगे, he asked, क्योंकि said to को यहाँ पे देखिए where WH फैमिली कोई भी मेंबर हो तो वहाँ पे आपका asked हो जाता है, उसके बाद आपका me यहाँ पे तो me ही रहेगा, और उसके बाद जोड़ते किससे हैं, तो जो आपका WH फैमिली है उसी से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे he तो आई लिव्ड उसके लिए बोला गया ना। और यहाँ पे है द फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, इनडायरेक्ट द फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, ये हो जाता है। ही सेड टू हिज ऑफिस लेट मी गो होम, द इनडायरेक्ट हो जाता है। ही रिक्वेस्टेड, लेट वाले देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिस देन ही माइट बी अलाउड टू गो होम, राम सेड लेट अस प्ले ए मैच, इनडायरेक्ट राम proposed that they should play a match. She said to Sita kindly help me, direct है। She requested Sita to help her. She said would you please give me your pen, indirect हो जाता है। He requested, he said would यहाँ पे देखिए है तो क्वेश्चन मार्क है, तो he requested me to go him my pen. She said inverted commas would you like to have tea with me, indirect she invited me to have tea with her, इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, आपका हो जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे हो जाता है निम्नलिखित को पूरा करें। इफ यू हार्ड वर्क हार्ड यू डॉट डॉट पास इन द एग्जामिनेशन, यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। यहाँ पर हो जाता है वुड हैव पास्ड, इस तरह से हो जाता है। he work hard so that he dot dot pass, he work hard so that he might pass. fill in the blanks with the correct preposition, रिक्त स्थान को सही पूर्व सर्ग से भरें। डेथ इज प्रिफरेबल डॉट डॉट डिसऑनर, मृत श्रेष्ठकर है डॉट डॉट अपमान, यहाँ पे श्रेष्ठकर है डॉट डॉट डिसऑनर, तो यहाँ पे टू हो जाता है। ही इज कॉन्फिडेंट डॉट डॉट विनिंग, तो कॉन्फिडेंट है इसलिए ऑफ।
क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी पद्धति के गुण एवं दोष क्या हैं। मेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड आर गिवन एज अंडर, द्विभाषी पद्धति के गुण इस प्रकार है। नो नीड ऑफ ट्रेन टीचर ऑफ दिस मेथड, इस पद्धति के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। दिस मेथड हैविंग नो नीड ऑडियो विजुअल एड्स, इस पद्धति में श्रव्य सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इट लेज एम्फेसिस ऑफ स्पीच प्रैक्टिस, यहाँ पे आपका हो जाता है यह भाषण अभ्यास पर जोर देता है। दिस मेथड सेव्स द टाइम लेबर ईटीसी ऑफ द टीचर, इस विधि से शिक्षक के समय श्रम आदि की बचत होती है। डिमेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड आर गिवन बिलो, डिमेरिट्स यानी दोष है ना, द्विभाषी पद्धति के दोष नीचे दिए गए हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, इस पद्धति में छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। इन दिस मेथड सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग राइटिंग एंड आर इग्नोर्ड, इस विधि में छात्रों को व्याकरण व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए इन दिस मेथड सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग इग्नोर, किसको इग्नोर किया जाता है, तो रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर किया जाता है। इन दिस मेथड ग्रामर इज नॉट सिस्टमेटिकली टू स्टूडेंट, इस विधि में छात्रों को व्याकरण उपस्थित रूप से नहीं पढ़ाया जाता है। और आपका क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी द्विभाषी पद्धति क्या है, इसकी विशेषता बताएं। बाइलिंगुअल मेथड इज अ टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड, द्विभाषी पद्धति एक प्रकार की नवीन शिक्षण पद्धति है। दिस मेथड इज रिसेंटली गिवन बाय प्रोफेसर सीजे डॉटसन, यह विधि हाल ही में प्रोफेसर सीजे डॉटसन द्वारा दी गई है। इन दिस मेथड इम्पोर्टेंट इज गिवन टू द मदर टंग एंड ओनली मदर टंग, इक्विवेलेंट्स आर टॉट विदाउट डुप्लीकेटिंग, यानी इस पद्धति में मातृभाषा को महत्व दिया गया और स्थिति को नकल किए बिना केवल मातृभाषा समकक्षों को पढ़ाया जाता है। द चाइल्ड लर्न्स मदर टंग विद इज ओवन experiences and in real situation, बच्चा मातृभाषा अपने अनुभव और वास्तविक परिस्थितियों में सीखता है। इसका connects the meaning of the word with his own experiences. Bilingual method is midway between the old method, यह शब्दों के अर्थ को अपने अनुभव से जोड़ता है। द्विभाषी पद्धति पुरानी पद्धतियों के बीच का रास्ता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड देख लेते हैं इसको भी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी पद्धति की विशेषताएं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड आर गिवन बिलो, द्विभाषी पद्धति की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। मदर टंग इज यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड एंड अदर्स आफ्टर एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, शुरुआती दौर में नए शब्दों आदि के अर्थ समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। समझाने के बाद मातृभाषा की सहायता के बिना अभ्यास किया जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है इन दिस टाइप ऑफ मेथड सिचुएशन आर क्रिएटेड बाय गिविंग द मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, इस प्रकार की विधि में मातृभाषा को अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष रखकर परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, वाक्य शिक्षण की इकाई है। सब्जेक्ट मैटर्स आर एक्सप्लेन्ड बाय टीचर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु को अनुवाद की सहायता से समझाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट ए कंपोजिशन ऑन माय आइडियल टीचर इन अबाउट 50 वर्ड्स, पॉइंट्स आर गिवन बिलो द डेवलप इट। इंट्रोडक्शन यानी मेरे आदर्श शिक्षक पर लगभग 50 शब्दों में एक रचना लिखिए, इसे विकसित करने के लिए बिंदु नीचे दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा, नेचर एंड बिहेवियर, स्वभाव एवं व्यवहार, हिज टीचिंग स्किल एंड हैबिट्स,
उनके शिक्षण कौशल और शौक। कंसोलेशन यानी निष्कर्ष। माई आइडियल टीचर, ए टीचर ऑलवेज प्लेज ए रोल ऑफ कैंडल विच बर्न्स itself to illuminate others. The teacher also works hard to make his student able to win in the competing world. That's why he becomes the ideal of his student. Mr. Agarwal is my ideal teacher. यानी एक शिक्षक हमेशा मोमबत्ती की भूमिका निभाता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशन करता है। शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसी कारण क्या हो जाता है, ये कड़ी मेहनत करता है और इसी कारण वो अपने विद्यार्थियों का आदर्श बन जाता है। श्री अग्रवाल मेरे आदर्श शिक्षक है। ही बिकम हिज आइडियल ऑफ द स्टूडेंट। वो क्या है, इसी कारण वो अपने विद्यार्थियों में आदर्श बन जाते हैं और श्री अग्रवाल मेरे आदर्श शिक्षक है। वो पीएचडी के साथ डबल पोस्ट ग्रेजुएट है। मिस्टर अग्रवाल इज माई आइडियल टीचर। ही इज डबल पोस्ट ग्रेजुएट PhD. He is very cool and sympathetic. His behavior is always good toward student. I like his teaching method which is matchless. He like teaching. Teaching is a passion of him. I like Mr. Agarwal very much. उनका व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति सदैव अच्छा रहता है। मुझे उनकी शिक्षण पद्धति बहुत पसंद है जो अतुलनीय है। उसे पढ़ाना पसंद है, पढ़ाना उनके लिए एक जुनून है। मुझे श्री अग्रवाल बहुत पसंद हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द पोएम एट द स्टूडेंट्स सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्रीज एंड लिसनिंग इन टू देयर टीचर। दे ऑफ्टन एक्ट प्लेस दे हैव रिटन themselves and very often he plays written by Rabindranath Tagore. The plays files anyone with peace and quiet. The meaning of the word Shanti Niketan is above of peace. It is one of the best places of learning in India. यानी शांति निकेतन में कक्षाएं खुली हवा में आयोजित की जाती हैं। छात्र पेड़ों के नीचे जमीन पर बैठते हैं और अपने शिक्षक की बातें सुनते हैं। वे अक्सर स्वयं लिखे नाटकों में अभिनय करते हैं और अक्सर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए नाटकों में अभिनय करते हैं। यह जगह किसी को भी शांति और शांति से भर देती है। शांति निकेतन शब्द का अर्थ शांति का निवास है। यह भारत में सीखने के सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। वेयर डू द स्टूडेंट्स सिट एंड शांति निकेतन। शांति निकेतन में छात्र कहाँ बैठते हैं। और फाइंड आउट द वर्ड विच हैज द फॉलोइंग मीनिंग इज द पैसेज होम। घर परिच्छेद में उस शब्द का पता लगाएं जिसका निम्नलिखित अर्थ है। तो आंसर हो जाता है द स्टूडेंट सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्रीज एंड शांति निकेतन। तो घर परिच्छेद यहाँ पे क्या हो जाता है, छात्र शांति निकेतन में पेड़ों के नीचे जमीन पर बैठते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाता है फाइंड आउट द वर्ड विच हैज फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द पैसेज होम। तो यहाँ पे अब अबॉर्ड यानी निवास हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ तक की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।